Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स एमकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर हम आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर जीएसटी। इस क्वेश्चन के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये दोनों को भी जीएसटी को लेकर फिनेंशियल रिलेशंस कैसे है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट नंबर ए, सेंटर स्टेट फिनेंशियल रिलेशन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों कैसे काम करती थी, उनके बीच फिनेंशियल रिलेशंस कैसे थे वगैरह वगैरह हम देखेंगे। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, द फिस्कल पावर between the center and the states were clearly distinguished in the Indian Constitution. There was no overlap between the respective provinces. यानी कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये दोनों के बीच जो काम था टैक्सेशन का वो पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका था। जैसे एक घर में होते हैं ना, दो भाई के बीच में बंटवारा हो जाए कि भाई तुम इस खर्चे करो, तुम इस खर्चे करो, तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये दोनों के बीच जो है वो सत्ता पावर वो सब डिवाइड हो चुका था। देयर वॉज नो ओवरलैप बिटवीन द रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस। प्रोविंसेस यानी क्षेत्र, प्रांत, प्रदेश। तो दोनों गवर्नमेंट के बीच एरिया डिसाइड किए हुए थे कि इस एरिया के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और इस एरिया के अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं था, मतलब एक ही एरिया के अंदर दोनों कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आगे बढ़ते, द सेंटर had the powers to levy tax on the manufacture of goods excluding the tax on alcoholic liquor for human consumption, opium, narcotics, etc. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर ही टैक्स लगाएगी, इम्पोज करेगी। उसके अलावा सेल्स के ऊपर करेगी नहीं। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन क्या है, तो एक्सक्लूडिंग द टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। मतलब जो कोई भी शराब यानी कि अल्कोहल, दारू की जो प्रोडक्ट्स होती है वो एग्जेम्पशन में आती है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। Next point, the states had the powers to impose the tax on sale of goods. आगे हमने देखा कि दोनों गवर्नमेंट्स है उनके बीच में जो पावर्स है वो डिवाइड हो चुके हैं। तो मैन्युफैक्चर पे कौन लगाएगा टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स यानी कि जो गुड्स सेल करता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। Next point, in case of interstate sales, the center has the power to impose a tax in the name of central sales tax, but the collection and retention of such tax was entirely by the originating states. मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जब कोई ट्रांजेक्शन होता है, व्यापार होता है, तो दोनों राज्यों के बीच लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, तो उसके लिए क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज करेगी एंड कलेक्ट भी कौन करेगी, तो ओरिजिनेटिंग स्टेट्स यानी कि जिस राज्य में ट्रांजेक्शन हुआ है वही राज्य। इम्पोज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ सर्विसेज यानी कि जो सेवा के ट्रांजेक्शन होते हैं
It was the center only that was empowered to impose service tax. यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सर्विस टैक्स इम्पोज करेगी एंड कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, in case of importation or exportation of goods or services to or from India, यानी कि इंडिया के बाहर जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, the states were not empowered to impose any tax, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करेगी। The center levied and collected such tax as additional duties of customs which was in addition to the basic customs duty। क्लियर? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगी एंड कलेक्ट भी कौन करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, विच वॉज नोन एज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। Thus the additional duty of customs in the name of, अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें, फुल फॉर्म ऑफ CVD एंड SAD, ये दोनों का MCQ या फिर वन लाइनर में आ सकता है। CVD का फुल फॉर्म होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड SAD का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। वर इम्पोज्ड टू एडजस्ट द लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, स्टेट वेट एंड अदर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द सिमिलर डोमेस्टिक गुड्स। यानी कि जो लॉस होता है सरकार को टैक्सेस पे, कौन से टैक्सेस? तो एक्साइज ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, स्टेट वेट एंड अदर टैक्सेस पे, तो उसका लॉस सेट ऑफ करने के लिए जो एडिशनल ड्यूटी लगाती है CVD एंड SAD। क्लियर? ये दोनों के हमें फुल फॉर्म याद रखने, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। This had resulted into different laws in force for the similar types of taxes on goods and services। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हम आगे देख चुके हैं, वो कौन से टैक्स के तहत आ गया? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर B, GST एंड सेंटर स्टेट फिनेंशियल रिलेशंस। आगे जो हमने पॉइंट्स देखे थे वो थे GST इम्प्लीमेंट हुए उसके पहले, अब जो हम पॉइंट देखने वाले हैं वो है GST इम्प्लीमेंट हुए तब के। विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ GST, मतलब GST इम्प्लीमेंट हो चुका है, देयर वाज एन एक्चुएट रिक्वायरमेंट फॉर अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की आवश्यकता खड़ी हुई in order to empower the center and the states to impose and collect the GST concurrently। concurrently का मतलब एक साथ होता है। in order to empower यानी कि दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के पास सत्ता हो। किसकी सत्ता? तो GST इम्पोज करने की एंड GST कलेक्ट करने की। इस प्रकार के अमेंडमेंट्स हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पॉइंट नंबर 1, for the very purpose of having a concurrent jurisdiction of the center and the states for the imposition of GST, a unique institution system was required। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों के जो एरिया थे वो अब एक हो गए। आगे हमने देखा कि दोनों के जो एरियाज थे वो अलग अलग थे, दोनों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन अब दोनों के एरिया से वो कंबाइन हो गए क्योंकि वन नेशन वन टैक्स GST आ गया, तो उसके लिए हमें यूनिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट खड़ी हुई, तो वो अमेंडमेंट्स हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट, दिस अ यूनिक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम would make sure that decisions about the structure, design and operation of GST are taken jointly by the two। यानी कि GST का जो स्ट्रक्चर होगा, GST की डिजाइन होगी, ऑपरेशन ऑफ GST होगा, वो दोनों गवर्नमेंट एक साथ रहकर करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की सिस्टम कौन सी रहेगी? यूनिक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, दोनों के बीच में कुछ अलग नहीं रहेगा। वन नेशन वन टैक्स। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव सच अ सिस्टम ऑल्सो नीडेड टू हैव एनफोर्समेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इफेक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो उसके लिए एक यूनिक सिस्टम होनी चाहिए।
जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अमेंडमेंट्स हो चुके थे, जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ उसके दौरान। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से अमेंडमेंट्स हुए। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016, 101st अमेंडमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट, भारतीय બંધારણ માં 101મો સુધારો। In order to assign concurrent powers to center and states to impose GST on all supplies as a single tax system, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ जीएसटी इंपोज करे और एक साथ कलेक्ट करे, ऐसी सिंगल टैक्स सिस्टम होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल was passed by राज्य सभा on 3rd August 2016। राज्य सभा में ये बिल 3rd August 2016 को पास हुआ एंड लोकसभा on 8th August 2016। लोकसभा में 8th August 2016 को पास हुआ। It was notified as Constitution Act 2016, शॉर्ट में CAA, Constitution Amendment Act, with effect from 8 सितंबर 2016। यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुआ? 8 सितंबर 2016 को। The following are a few features of CAA with respective articles and clauses of the said act। तो क्या चेंजेस हुए वो हम देखेंगे। आर्टिकल 246A, तो उसमें क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूस द कॉनकरेंट jurisdiction for imposition and collection of GST by the center and the states, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ टैक्स इंपोज करेगी और एक साथ ही कलेक्ट करेगी। ज्यूरिडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, हमने आगे देखा हुआ है। कॉनकरेंट मतलब एक साथ। क्लियर। नेक्स्ट अमेंडमेंट, आर्टिकल 269A, in case of supplies in the course of interstate trade or commerce including imports, the center is empowered to impose and collect IGST। मतलब इंटरस्टेट जो ट्रांजैक्शन होंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसका टैक्स कौन कलेक्ट करेगी? तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी इंटरफियर नहीं होगा। IGST हमने आगे देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट हम देखेंगे 3rd आर्टिकल 279A, फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी का कार्य जो है वो एकदम स्मूथली चले, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, इसके लिए जीएसटी काउंसिल की रचना की गई है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम किसके पास जाएंगे? जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट, क्लॉज 19, on the recommendation of GST Council, the compensation for loss of revenue to states shall be allowed for 5 years। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी की इनकम में लॉस होता है, मतलब नहीं मिलती है, तो वो लॉस 5 इयर्स तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होगा, उसके बाद नहीं होगा। कंपेंसेशन मतलब वर्तर, जो भी लॉस हुआ है उसका वर्तर किसके पास से मिलेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। कब तक मिलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट, ऑन recommendations of GSTC, the GST on petroleum, crude, HSD, petrol, natural gas and aviation turbine fuel to be imposed in future। तो जीएसटी के अंदर अभी क्या इंक्लूड नहीं हुआ है? तो पेट्रोलियम और उसकी सारी प्रोडक्ट्स, हम सबको बताए फ्यूल है जो है अभी जीएसटी में इंक्लूड नहीं हुआ है। तो वो कब होगा? जब जीएसटी काउंसिल बताएगी तब, अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। क्लियर। अब हम लेने जा रहे हैं हमारा मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के पिछले 3 साल ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फंक्शंस। जीएसटी काउंसिल की रचना और उसके कार्यों की हमें शॉर्ट नोट लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीएसटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 122nd अमेंडमेंट बिल was presented in Lok Sabha on 19th December 2014. This bill was passed by Rajya Sabha on
3rd August 2016 and in Lok Sabha was passed on 8th August 2016. जीएसटी को हमारे भारतीय बंधारण में दाखिल करने के लिए लोकसभा में 19 दिसंबर 2014 को अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट बिल? 122 और राज्यसभा में ये बिल 3rd अगस्त 2016 को पास हुआ एंड इन लोकसभा 8th अगस्त 2016 को पास हुआ। द यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji approved setting up to GST Council on 12th September 2016. यूनियन कैबिनेट यानी कि केंद्रीय बैठक में अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो चेयरमैन थे उन्होंने जीएसटी काउंसिल को अप्रूवल दे दी ऑन 12th सितंबर 2016। अब ये जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन मेंबर हो गए, कौन चेयरपर्सन होगा, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर ए, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी काउंसिल एज पर आर्टिकल 279 क्लॉज 2 विल बी एज फॉलोज। यानी कि जीएसटी काउंसिल की जो रचना है वो किस प्रकार से हुई है। फर्स्ट, द यूनियन फिनेंस मिनिस्टर हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, यानी कि हमारे जो केंद्रीय वित्तीय मंत्री होंगे, केंद्रीय नाणा प्रधान, वो इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है? वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारामन जी। सेकंड, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस हु विल बी द मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी कि राज्यों के जो केंद्रीय मंत्री होंगे, किसके? तो रेवेन्यू और फिनेंस के, वो इसमें मेंबर होंगे जीएसटी काउंसिल में। Third, one member from each state who is minister in charge of finance or taxation or any other minister, any one of them will be vice chairman of the GST council, who will be mutually elected by them। यानी कि हर एक राज्यों में से फ्रॉम ईच स्टेट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो वित्तीय मंत्री होंगे, नाणा प्रधान और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर या फिर कोई भी मंत्री, एनी वन ऑफ देम, इन तीनों में से कोई भी एक जीएसटी काउंसिल में वाइस चेयरमैन होगा। चेयरमैन कौन होगा? तो केंद्रीय वित्तीय मंत्री। एंड वाइस चेयरमैन कौन होगा? तो राज्यों में से, सभी राज्यों में से कोई भी एक मंत्री, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर टैक्सेशन मिनिस्टर हो या फिर कोई भी मिनिस्टर हो, और वो इलेक्ट होंगे एक दूसरे में से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर बी, ऑब्जेक्ट्स। जीएसटी काउंसिल की रचना किस उद्देश्य से हुई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जीएसटी काउंसिल वाज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एंड प्रोवाइड द सिंक्रोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीएसटी को एक हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर मिले जो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस रद्द हो चुके हैं एंड जीएसटी में समा चुके हैं, तो उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म मिले। एंड प्रोवाइड द सिंक्रोनाइज्ड नेशनल मार्केट, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं देश में, जो गुड्स एंड सर्विसेज के, उन सभी को एक कॉमन मार्केट मिले, अलग अलग नहीं, तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल की रचना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरम वोटिंग। कोरम वर्ड शायद आपके लिए नया होगा, लेकिन वोटिंग वर्ड से हम सब परिचित हैं। कोरम मतलब क्या होता है? तो कोई भी फॉर्मल मीटिंग होती है तो उसके अंदर जो सभी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से कुछ ही पर्सन जो डिसीजन ले सकते हैं। सभी पर्सन अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है? तो कुछ चुनिंदा मेंबर्स का। तो वो मेंबर्स को वोट करके हम इलेक्ट करेंगे। तो कोरम मतलब क्या होगा? कार्य साधक संख्या, यानी कि जो मेंबर्स डिसीजन लेंगे। The quorum for meetings of GST Council in kept at 50% of the total members for taking any decisions। तो ये क्या बता रहा है लाइन हमें? जो जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स होंगे उनमें से सिर्फ 50% यानी कि 50% मेंबर्स ही कुछ भी फाइनल डिसीजन लेंगे, तो उसे बोला जाएगा quorum of the meeting। The decisions are taken by majority of 3/4 यानी कि 75% of weighted vote of members present and voting
सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रूल्स। नीचे कुछ रूल्स दिए हैं, उसके ऊपर से हमें 75% उसका वेटेज निकालना है, तो वो जो वोट आएगा उसके हिसाब से जो डिसीजन है फाइनल होगा। तो ये रूल्स क्या है? कंसिडरेशन ऑफ वोट्स इन द मीटिंग्स। जो मीटिंग में वोट डाले जाएंगे उसका कंसिडरेशन हम किस तरह करेंगे। मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका 1/3 ऑफ टोटल वोट्स। एंड पॉइंट नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स ऑल टेकन टुगेदर, उसका 2/3 ऑफ टोटल वोट्स। क्लियर? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के भी मेंबर्स होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में से हम टोटल वोट जो डाले जाएंगे उसका 1/3 लेंगे, एंड जो हमारे 31 राज्यों है उनके सभी मेंबर्स को टुगेदर करके, इकट्ठा करके जो वोट आएंगे उसका 2/3 निकालेंगे, और ये दोनों को मर्ज करके उसका 75% हम लेंगे। किसके लिए? तो हमारा आखिरी डिसीजन के लिए, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसका फाइनल डिसीजन क्या होगा, उसकी मेजोरिटी के लिए। क्लियर? जीएसटी काउंसिल की हमने रचना देख ली। अब जीएसटी काउंसिल क्या कार्य करती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो अब हम देखेंगे। फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। फर्स्ट वन इज स्कोप ऑफ जीएसटी। The taxes, cases and surcharges levied by the union, the states and the local bodies which are covered under GST। हम सबको पता है जीएसटी कौन कौन इम्पोज एंड कलेक्ट करती है। तो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स यानी राज्य गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज जो लोकल अथॉरिटी होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रोल फॉर टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन के लिए जीएसटी काउंसिल का मेन रोल क्या रहेगा? The council has power to form rules and regulation principles for tax collections, distribution of integrated tax collection, principles related to place of supply, etc. etc. तो काउंसिल क्या करेगी? तो जो जीएसटी होगा उसके रेट डिसाइड करेगी, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगी, फिर उस तरह से जीएसटी कलेक्ट होता है या नहीं वो देखेगी। एंड इंटीग्रेटेड टैक्स कलेक्शन मतलब हमने आगे देखा हुआ है आईजीएसटी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मर्ज करके कौन ले जाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे बोला जाएगा आईजीएसटी। क्लियर? आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कितनी लिमिट तक हमारा जीएसटी एग्जेम्पशन रहेगा, हमें जीएसटी पे करना नहीं रहेगा, मिनिमम लिमिट। द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट इज फिक्स्ड एट ₹20 lakhs फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स। नॉर्मल कैटेगरी एंड दूसरे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो हम आगे देखेंगे। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डाला हुआ है। तो जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स है मतलब ऑलमोस्ट सभी राज्य, तो उनके लिए थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट 20 lakhs रहेगी। अगर 20 lakhs से नीचे टर्नओवर होता है तो जीएसटी पे नहीं करना होगा। बी, सच लिमिट इज फिक्स्ड एट ₹10 lakhs फॉर दोज स्टेट्स कवर्ड एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जैसा कि हमने आगे देखा कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होगा उनके लिए मिनिमम लिमिट कितनी रहेगी? तो 10 lakhs। 10 lakhs तक टर्नओवर होता है तो उनके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना होगा। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, नया अमेंडमेंट हुआ है। एज अमेंडेड फ्रॉम 1 April 2019, द अबव लिमिट हैज बीन रेज्ड एज फॉलोज। ये जो हमारी ऊपर की लिमिट है 20 लाख और 10 लाख, उनमें से चेंजेस होकर बढ़ गई है लिमिट। द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट इज इंक्रीज टू 40 lakhs फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स। यानी कि जो हमारे नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स है उनकी लिमिट 20 लाख से 40 लाख कर दी गई है। एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स सच लिमिट इज रेज्ड टू 20 lakhs फॉर दोज स्टेट्स कवर्ड एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉम्पोजिशन स्कीम। द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर those opted for composition scheme is fixed at ₹150 lakhs in case of general category states।
जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनके लिए लिमिट कितनी है 150 लाख। द कॉम्पोजिशन स्कीम हमने आगे देखा हुआ है कि किसी को उच्चक जीएसटी पर देना हो, टर्नओवर जिसका 150 लाख से कम होता है उन्हीं के लिए ये स्कीम है, और ये भी कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल स्कीम है। आगे देखते हैं। The threshold limit for those opted for composition scheme is fixed at rupees 75 lakhs in case of special category states. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट 75 lakhs है। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कितने स्टेट्स आएंगे, तो आगे हमने बात की है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये सभी स्टेट्स आएंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर दिस स्कीम shall not be available by the interstate suppliers, service providers excluding restaurant service and particular category of manufacturers। ये स्कीम किसको अवेल नहीं होगी, तो इंटरस्टेट सप्लायर्स, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर व्यापार करते हैं उनके लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी, लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन है कि रेस्टोरेंट सर्विस, तो रेस्टोरेंट सर्विस वाले ये स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ये लिस्ट हमें दी हुई है लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर किसी को ज्यादा नॉलेज चाहिए तो वो ऑनलाइन चेक कर सकता है। नॉट as amended from 1st July 2020, services are not allowed in composition scheme from 1st July 2020। जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि जो सर्विसेज होती है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आती है, इंक्लूड नहीं होती है। ये अमेंडमेंट कब से डाला गया, तो 1st जुलाई 2020। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल रेट और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पे। एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द नेशन, जीएसटी काउंसिल कैन डिटरमाइन एंड रेकमेंड स्पेशल रेट्स ऑफ फॉर जीएसटी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट्स। हमने जीएसटी के टैक्स स्लैब पढ़े हुए, तो उसके अंदर जीएसटी काउंसिल चेंजेस कर सकती है। कब, तो अगर देश में कुछ आपत्ति आ जाती है, नेचुरल कैलामिटीज हो या फिर युद्ध हो, कोई भी जो अनिश्चित हो, तो वो रीजन को हमें नीड करने के लिए, टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द नेशन, तो हमारा डेवलपमेंट करने के लिए जीएसटी काउंसिल इसमें कुछ चेंजेस कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल प्रोविजंस। आगे हमने देखा कि कुछ स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो उनके लिए कुछ अलग से प्रोविजन दी है आर्टिकल 279A में। अमंगस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस इज वन ऑफ देम। बिसाइड्स दिस, टू अचीव द गोल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जीएसटी काउंसिल इज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस ऑफ जीएसटी फॉर सिलेक्टेड स्टेट्स। These states are अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। आगे हमने देखा वो सभी राज्य इसमें भी इंक्लूड है, मतलब स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है, व्यापक विकास, उनको बढ़ाने के लिए, हमारे गोल्स अचीव करने के लिए, इसके लिए ये जो स्टेट्स है उनको स्पेशल प्रोविजंस में डाला हुआ है, उनकी लिमिट कम रखे हुए, ताकि उनका भी विकास हो, साथ में देश का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट्स डिसाइड किए हुए, वो रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द जीएसटी एंड अदर रेट्स। जीएसटी रेट्स आर टू इंक्लूड द बेसिक रेट्स, स्पेशल रेट्स फॉर रेजिंग additional resources during natural disasters, calamities and special provisions for certain states। आगे हमने देखा कि अगर देश में कुछ कुदरती आपत्ति आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटीज या फिर कुछ भी, तो उसके लिए जीएसटी जो है टैक्स स्लैब में फेरफार कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। लेकिन बेसिक रेट्स कौन से है, तो अब हम आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर ए,
द टैक्स रेट्स फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन फाइनलाइज्ड, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उन सबको कैटेगराइज किया गया हुआ है, सबको टैक्स स्लैब में डिवाइड किया गया हुआ है। पॉइंट नंबर बी, फॉर मेन टैक्स रेट्स नेमली 5%, 12%, 18% एंड 28% हैव बीन फाइनलाइज्ड। ये टैक्स स्लैब है जीएसटी का, क्लियर, ये हमने आगे देखा हुआ है। इसमें एक नील भी आएगा, मतलब एग्जेम्पशन, वो भी हम आगे देखते हैं। Moreover, some goods and services shall be under the list of exempted goods, यानी कि इसमें 0% जीएसटी लगेगा, यानी कि नील, एग्जेम्पशन, क्लियर। पॉइंट नंबर डी, 3% टैक्स रेट फॉर प्रीशियस मेटल्स हैव बीन इम्पोज्ड। कोई कीमती धातु हो तो उसके ऊपर ये टैक्स स्लैब के ऊपर 3% टैक्स इम्पोज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल सेस इम्पोज्ड over the rate of 28% on specific luxury and demerit goods like tobacco। अगर कोई भी लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज होगी, लग्जूरियस, तो उसके ऊपर 28% जीएसटी अप्लाई होगा। एंड डीमेरिट गुड्स लाइक टोबैको है, जो हमारे सेहत के लिए नुकसानकारक है, वो सभी किस में आएगा, तो 28% जीएसटी के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, list of exempt services and reverse charge cesses have been finalized। जो exemption services है, गुड्स है, उसकी लिस्ट दी गई हुई है। हम वो पोर्शन भी आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एज पर आर्टिकल 279 A clause 5, the council shall recommend the date on which the GST be levied on petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel। ये पॉइंट हमने आगे कहीं ना कहीं देखा हुआ है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो जीएसटी टैक्स स्लैब में अभी इंक्लूड नहीं हुई है, तो जीएसटी काउंसिल डेट रेकमेंड करेगी कि कब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर इंक्लूड करना है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स। पावर्स यानी सत्ता। पावर टू कलेक्ट जीएसटी इन टेरिटोरियल वाटर is delegated by central government to the respective states। जो वाटर के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करने की सत्ता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पेक्टिव स्टेट्स, यानी कि जिस स्टेट में वो वाटर होगा, टेरिटोरियल वाटर मतलब प्रादेशिक पानी, तो वही स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स गिवन अंडर द प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट shall also be available on the same criteria as are available under CGST and SGST acts, subjects to few exemptions। तो CGST and SGST ये टैक्स हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक राज्य के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके ऊपर ये दोनों लगेंगे। एंड IGST मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें IGST लगेगा, तो उसके लिए भी प्रोविजंस हमें सत्ता अलग से दी हुई है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर ऑफ इट्स फंक्शंस। जीएसटी काउंसिल के जो फंक्शंस है उसकी प्रोसीजर किस तरह से रहेगी। फॉर इफेक्टिव एंड डिस्प्यूट फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। द प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल विल बी डन इन डेमोक्रेटिक वे सो दैट ट्रांसपेरेंट डिसीजन कैन बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। देश के हित में कोई भी डिसीजन हो, इसके लिए हमने जो जीएसटी काउंसिल की रचना की है वो अपना कार्य करेगी। डिस्प्यूट फ्री मतलब कोई भी वाद विवाद ना हो, उस तरह से, क्लियर। एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल shall be taken of a meeting by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting। There is specific formula to determine weighted votes। ये पॉइंट हमने आगे देखा हुआ है क्वारम वोटिंग में। अगर मीटिंग में कोई भी डिसीजंस लिया जाता है तो वो कितना लिया जाएगा, तो 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। किसका वेटेड वोट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के, ये दोनों के मिला करके 3/4, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमने आगे देखा कि जीएसटी काउंसिल की रचना इसके लिए की गई है कि देश में कोई वाद विवाद ना हो, लेकिन अगर देश में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल उसका सॉल्यूशन लाएगी। तो ये पॉइंट हमें यही इंडिकेट करता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। द काउंसिल
shall establish a mechanism to adjudicate any dispute. अगर देश में कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसका सॉल्यूशन लाएगी. Between the government of India and one or more states, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उसका सॉल्यूशन लाएगी. नेक्स्ट, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन अनदर साइड. इसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोई एक स्टेट, ये दोनों एक साइड है एंड दूसरी साइड दो या उससे अधिक राज्य है, तो उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है कोई, तो उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन लाएगी जीएसटी काउंसिल. नेक्स्ट, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यानी कि एक या उससे अधिक राज्य, तो ये दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो उसके बीच में सॉल्यूशन लाएगी. इन शॉर्ट, अगर देश में जीएसटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है तो जीएसटी काउंसिल हस्तक्षेप करके उसका सॉल्यूशन लाएगी. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे जीएसटी काउंसिल के एक्स्ट्रा वर्क, मतलब जो मेन वर्क थे हमने आगे देख लिए. अब एक्स्ट्रा फंक्शंस कौन कौन से हैं? अदर फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल. पॉइंट नंबर ए, रूल्स विथ रेफरेंस टू रजिस्ट्रेशन, composite imposition of GST, valuation of supply, input tax credit, tax invoice, payment of tax, returns, refund, and transitional provisions have been recommended and executed. यानी कि जीएसटी के रिलेटेड कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, कंपोजिशन स्कीम हो, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई हो, सप्लाई जो हमने किया है देश में ट्रांजेक्शन, उसका वैल्यूएशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमने आगे देखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस यानी कि बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न्स, रिफंड, ये सब वगैरह वगैरह जो है वो जीएसटी काउंसिल देखेगी एंड उसको एग्जीक्यूट करेगी. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूलाज फॉर गिविंग कंपेंसेशन हैव बीन फाइनलाइज्ड. कंपेंसेशन मतलब हमने देखा हुआ है बढ़तर, तो उसका जो फॉर्मूला होगा, किस प्रकार से, कितने प्रपोर्शन से कंपेंसेशन मिलेगा, वो फाइनलाइज करेगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स एंड डिलेड रिफंड हैव बीन रेकमेंडेड. अगर जीएसटी के पेमेंट में डिले होता है तो उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है, ये बताएगी. नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस हैव बीन रेकमेंडेड. टीडीएस एंड टीसीएस हमें पता है, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड सोर्स, तो उसका रेट डिसाइड करेगी. क्लियर? ये सब अदर फंक्शंस में आएगा. तो हमारा ये जो मेन क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ है. इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ तक रखते हैं बच्चों. जय माता जी, ऑल द बेस्ट. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.